नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मोटर हार्ट के फाउंडर सिद्धांत सुनील जी से। तो सिद्धांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सिद्धांत जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मोटर हार्ट का क्या कंसेप्ट है और ये कैसे लोगों को सर्व करता है। मोटर हार्ट एक ऑटो पोर्टल है, motorheart.com के नाम से शुरू किया था हमने। और ये बेसिकली यूज्ड कार, न्यू कार्स, टू व्हीलर्स, ऑटोमोबाइल के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी पार्ट है, मतलब राइट फ्रॉम टू व्हीलर टू 20 व्हीलर यानी कमर्शियल व्हीकल्स इंक्लूड करके उन सब का खरीद और बिक्री यानी बाई और सेल का जो ट्रांजैक्शन है वो हम अपने ऑटो पोर्टल पे करते हैं। इसके साथ साथ हमारे वेबसाइट पे आपको किसी गाड़ी का वैल्यूएशन करवाना है, वैल्यूएशन मतलब अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है, हमसे नहीं लेनी हो, किसी भी गाड़ी से अगर लेनी है तो आप वहाँ पे आके उस गाड़ी का फेयर प्राइस चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना इस गाड़ी का मिलना चाहिए। उसके अलावा अगर गाड़ी में फिनेंस है, अगर आपको लोन लेना है गाड़ी से, या तो आप हमसे गाड़ी ले रहे हैं उस पर लोन लेना है, या फिर और भी जो आप कहीं और से गाड़ी लेना चाहते हैं तो अगर आपको उस गाड़ी पे लोन चाहिए वो, और इंश्योरेंस, जो ये 3-4 मेजर जो पार्ट हैं गाड़ी से रिलेटेड, वो सारा का सारा हम अपने पोर्टल पे कवर करते हैं मोटर हार्ट पे। तो बेसिकली हम ये कहें कि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी पूरा सिस्टम आता है वो हम motorheart.com पे करते हैं। सिद्धांत जी, क्या यूनिकनेस है? और भी बाकी कंपनीज हैं मार्केट में जो सिमिलर काम कर रही होंगी, नॉट एग्जैक्टली बट सिमिलर काम कर रही होंगी, तो उनसे कैसे अलग है आपका मोटर हार्ट और किस यूनिकनेस के साथ ये लोगों को सर्व कर रहा है आपके स्टार्टअप में? जब हमने 2017 में इसको शुरू किया था तो उस समय क्या सिस्टम था मैम कि बेसिकली लोग टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे थे। हमारे हिसाब से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक बहुत बड़ा इनेबलर है बिजनेस के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ मार्केट का पेनिट्रेशन, मार्केट अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप सिर्फ एक ऐप बना के या वेबसाइट बना के बिजनेस नहीं कर सकते। तो उस समय हमें ये दिखा था कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो एक्चुअल मार्केट पे नहीं उस तरीके से उतरे हैं। जो उनका प्रेजेंस है वो मेयरली जो मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, ये सब इनमें ज़्यादा है, और जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं उसमें बहुत ही कम है। खासकर स्टेट लाइक झारखंड में उनका पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट 0 के बराबर रहता है ग्राउंड के ऊपर। तो ये हमारे को एक गैप दिखा, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो अपने झारखंड के लोग हैं उनको उस तरह का वैल्यू नहीं मिला था ट्रांजैक्शन में, यूज कार के ट्रांजैक्शन में। तो उस गैप को भरने के लिए हमने ये कई बार यूज कार्स के ट्रांजैक्शन में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास लिमिटेड वैरायटी है, लिमिटेड हमारा जगह है और लिमिटेड प्राइसेस अवेलेबल हैं, उसी में से कुछ चॉइस करना पड़ता था। तो उसको आपने किस तरीके से एलिमिनेट किया अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से? हम कुछ वाकया इस पे जानना चाहेंगे। क्या मैम कि जैसे आप मान लीजिए आप ही को गाड़ी खरीदनी है तो आप मैक्सिमम क्या करेंगे, आप एक डीलर के पास जाएंगे, डीलर के पास गाड़ियाँ, क्या कॉस्ट भी मुझे देना पड़ेगा, जी, ओवर प्राइस थोड़ा गाड़ी रहता है, ऑब्वियसली उनका अपना बिजनेस है तो वो करेंगे ही। आप हर घर जाके नहीं पूछ सकती कि क्या आपके पास गाड़ी है बेचने के लिए, लेकिन आप थ्रू मोटर हार्ट, थ्रू एन ऑटो पोर्टल आप वो काम कर सकती हैं। तो क्या ये पैन इंडिया लेवल पे ऑपरेटेड है? पैन इंडिया लेवल पे हमारा ऑपरेटेड है। जो हमारा ये रीजन है, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा, ये सारे पे हम काफ़ी अच्छे से, और बाकी और जगहों पे भी हम मेजर सिटीज़ में अवेलेबल हैं। तो मतलब अगर मुझे कोई भी कार, बाइक या कॉमर्शियल व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीदनी है या बेचनी है तो हम पैन इंडिया लेवल पे कस्टमर्स को एक्सेस कर सकते हैं, बायर्स और सेलर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जी मैडम, आप मतलब और ट्रांसपेरेंसी भी देख सकते हैं कि क्या इसमें फैसिलिटीज़ हैं और किस तरीके से ये हमें मतलब ईज प्रोवाइड कर रहा है, कितना चला हुआ है, कितना यूज है, ये सारी क्या ट्रांसपेरेंसी दिखती है उस प्लेटफॉर्म? जी मैडम, जैसे ही हम आपको अगर एक गाड़ी चाहिए तो आपके पास अगर रांची ऑप्शन है, आप रांची में से हैं, रांची का एक ऑप्शन है। इसके अलावा आप अगर रामगढ़, हजारीबाग, इवन जमशेदपुर तक भी जाना चाहेंगी, अगर आपको आपके मन के मुताबिक की गाड़ी मिल जाए तो उसमें अगर आपको मान लीजिए सेम गाड़ी रांची में मिल रही है, उससे अगर 50,000 रुपये कम में जमशेदपुर में मिल रही तो आप वहाँ से लाना भी प्रेफर करेंगे। तो क्या वो गाड़ियाँ उनके डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाती हैं या उन्हें लाने जाना पड़ता है? नहीं मैडम, नहीं। जैसे सिस्टम क्या है कि आपको मान लीजिए गाड़ी पसंद आती है, हम उसके सेलर से बात करवाते हैं, क्योंकि गाड़ी ऑनलाइन डिलीवर करना इज नेक्स्ट टू, क्योंकि क्या होता है मैम, गाड़ी एक बहुत ही हाई वैल्यू प्रोडक्ट है और बहुत सारे लोग जिंदगी में 1 या 2 बार ही गाड़ी खरीदते हैं। तो उससे होता यह है कि आपको, हर आदमी चाहता है कि वो पूरे अच्छी तरीके से आश्वस्त हो जाए, टेस्ट कर ले, तभी वो गाड़ी खरीदे।
तो हम आपको बिल्कुल। ऑप्शन देते हैं टेस्ट कि ड्राइव की भी ऑप्शंस जी, आप प्रोवाइड करते जी, हैं, जी, पैन जी। इंडिया लेवल पे कोई भी गाड़ी पसंद आ जाए, किसी जी भी मैडम, कलर की, किसी भी प्राइस की, आपको अगर आपके रेंज में है और किसी आपको भी पसंद आ रहा है तो वैरायटी हम की। आपको वो गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए, मान लीजिए आपको जमशेदपुर में ही कोई गाड़ी पसंद है तो वो आप जाओगे, आप वहाँ पे टेस्ट करें, क्योंकि अभी तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर आपके बजट की कार तो अवेलेबल डीलर है। मार्जिन कॉस्ट जो होते हैं ये इसमें एलिमिनेटेड रहते हैं, तो आप लोगों का मतलब किस तरह से ये फंक्शन होता है, थोड़ा सा बताइए प्लीज। मैम हमारे जैसे मैंने आपको बताया ऑटो पोर्टल है, उसमें बायर्स भी लिस्ट करते हैं और सेलर्स भी सेलर्स लिस्ट भी लिस्ट करते हैं। करते हैं। तो पहले जनरली जो डीलर्स होते हैं उनका जो मार्जिन होता है वो एग्जॉर्बिटेंटली हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपको किसी बायर को वो गाड़ी 2 लाख से उन्होंने ख़रीदा है तो कोशिश करते हैं कि हम अगले को वो 3 लाख में बेचें। ये भी एक ज़रूरी है क्योंकि वो इन्वॉल्व, उनका पैसा भी लगा होता है मिडिल मैन का कॉस्ट इसमें एलिमिनेटेड काफ़ी ज़्यादा। तो हमारे सिस्टम में क्या है मैम कि हम ये कोशिश करते हैं कि आप जो बायर है उसको 2.5 लाख में मिले, यानी 50,000 रुपये कम, और जो सेलर है गाड़ी का उसको भी 2.5 लाख मिले, 50,000 रुपये ज़्यादा। मतलब बेस्ट प्राइसेस फॉर जी। द डीलर एज वेल एज फॉर द फॉर द बायर एज वेल एज द सेलर, जो इंडिविजुअल बायर है और जो इंडिविजुअल सेलर है, दोनों को हम ऑप्टिमम प्राइस देने की कोशिश करते हैं। और अगर हम बात करें किसी के पास अगर उतने पैसे नहीं हैं कैश में देने के लिए, तो क्या इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, ईएमआई लोन फैसिलिटीज़ भी आपके प्लेटफॉर्म में ही अवेलेबल है? जी मैडम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोन काफ़ी सारे NBFCs और बैंक्स के साथ हमारा टाई अप है। जो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, जितनी भी आप टॉप इंडिया में कंपनीज जानती हैं, महिंद्रा फाइनेंस, चोलामंडलम, मैग्मा, सारी के सारी कंपनीज हैं, उनका हमारा फंडिंग उनके साथ अवेलेबल है। तो जैसे ही हमारे कोई दो कस्टमर्स को ट्रांजैक्शन करना होता है और एक कस्टमर कैश में गाड़ी नहीं ले सकता है, उसको अगर लोन में गाड़ी चाहिए तो वो क्या हमारे पास आता है और हम उसको लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो फिर उनका सिस्टम, जो फाइनेंसर का सिस्टम है, हम उनको बताते हैं कि भाई ये हैं, इनको गाड़ी लेनी है और ये गाड़ी है, तो वो उसके हिसाब से कितना क्या फाइनेंस बनेगा वो बना के देते हैं। बहुत सारे नाम हमने सुने हैं, जैसे बाजार हाट हो गया, मछली हाट हो गया, और भी कई प्रकार के हाट होते हैं। तो आपने अपने स्टार्टअप का नाम रखा है मोटर हाट, क्या स्पेसिफिक सोच रही थी इसके पीछे की? मैम जब हम शुरू कर रहे थे स्टार्टअप तो एक कुछ यूनिक नाम खोज रहे थे जो लोगों के नाम पे, लोगों के ज़बान में बसे, हम टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल जिसको कहते हैं, कि आप अगर सोचें तो आपको वो नाम आपके सामने आए। तो हाट, जैसा आपने बताया, हाट इज़ बाज़ार, लोकल बाज़ार में जो हमारा लोकल बाज़ार लगता है, अनलाइक मॉल्स जो ज़्यादा वो होते हैं, जो लोकल बाज़ार है आपका अपना लोकल मार्केट जिसको कहते हैं, तो वो उसको हम हाट कहते हैं। और मोटर रिलेटेड है जो कि गाड़ियों से रिलेटेड, मोटर कार जिसको हम कहते हैं, तो वो हमने दोनों को मिला के फिर मोटर हाट बनाया और इस तरीके से वो नाम आया हमारे पास, मोटर हाट। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपने कब और कैसे करी कि आपको लगा कि इस स्टार्टअप की ज़रूरत है लोगों को? मैम मेरा एक्सपीरियंस एक पुरानी कंपनी में जब मैं था तो हम लोग वहाँ पे नए कार्स में डील करते थे। तो उसमें क्या था कि मैं देखता था कि जो यूज़ का ट्रांजैक्शन है उसमें 3-4 बड़े बड़े इश्यूज हैं। सबसे बड़ा इशू है मैम ट्रस्ट का। ट्रस्ट मतलब क्या है कि अगर आपको एक गाड़ी खरीदनी है किसी रैंडम आदमी से या रैंडम कस्टमर से, बायर से, तो आपको हमेशा एक डर रहेगा कि क्या ये गाड़ी ठीक है या नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, गाड़ी एक बहुत ही इमोशनल आइटम है, क्योंकि आप ज़िंदगी में 1 या 2 बार खरीदते हैं तो हमेशा वो एक इमोशन लेकर आता है एक गाड़ी। तो वो इसी चीज़ को लेके अब एक कलम की तरह वो है नहीं कि ठीक है नहीं चला तो कलम नया खरीद लेंगे। तो गाड़ी है, हम सालों में 1 बार खरीदते हैं, तो इसीलिए हमेशा एक ट्रस्ट का इशू रहता है कि अगर एक गाड़ी हम खरीद रहे हैं तो क्या वो सही है कि नहीं, क्या उसका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, क्या वो चोरी की तो नहीं है। बहुत सारा एक दिमाग में मन कैसे ये पता करते हैं कि मान लीजिए कभी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई तो लोग उसे छिपाते हैं, कभी गाड़ी चोरी की हो तो लोग उसे छिपाते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंसी लेवल कैसे मेंटेन करते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट अगर हुआ है या चोरी की गाड़ी है तो उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से बायर के सामने रखा जा सके? एक इसमें मेजर इंपॉर्टेंट होता है मैम कि हमारे पास मैकेनिक्स हैं अलग अलग शहरों में, जो इसका हमने ऑनर बेसिस पे टाई अप किया हुआ, तो उनके साथ हम चेक करवाते हैं चीज़ों को कि अगर ये एक गाड़ी है और वो लिस्ट कर रहे हैं उसको, और वो कोई बायर अगर ख़रीदना चाहता है उसको, तो हम क्या करते हैं, उसको गाड़ियों को चेक करवाते हैं। तो अगर कोई एक्सीडेंट की गाड़ी है तो वो आपको चेक करने से, आप एक बार आप पेंट
अगर आर्टिफिशियली फिर से पेंट किया हुआ है, नया से पेंट किया हुआ, फैक्ट्री का पेंट नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आप विजुअल इंस्पेक्शन से कर सकती हैं, गाड़ी चला के देख सकते हैं। आरटीओ में आरसी वेरिफिकेशन आजकल ऑनलाइन काफ़ी ईजी है, जो आम कस्टमर्स को नहीं पता है वो चीज़, उसमें भी हम उनकी मदद करते हैं कि आप आरटीओ के थ्रू कैसे जो आरसी है, एक्चुअल ओनर से आप गाड़ी कैसे खरीदते हैं, वो सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं, तभी हम उसको अपने गाड़ी अपने पोर्टल पे लिस्ट करते हैं। और एक और चीज़ है जैसे प्राइस को लेके, तो मान लीजिए अगर किसी सेलर का मन है कि वो गाड़ी 6 लाख में बेचना चाहता है, हमारा अपना वैल्यूएशन टूल है और हमको लगता है कि वो 4.5 लाख से ज़्यादा उस गाड़ी की नहीं कीमत होनी चाहिए, तो वो सेलर हम उसे प्राइस कम करने के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन हमारा जो बायर हमारे साइड से आ रहा है उसको हम डेफिनेटली ये बताते हैं कि ये सेलर हैं और ये 6 लाख रुपए चाहते हैं, लेकिन इस गाड़ी का जो दाम होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 4.5 लाख। इट इज़ नाउ अप टू द बायर एंड द सेलर कि वो एग्जैक्टली वो प्राइस किस प्राइस पे वो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, लेकिन हम अपना एक ओपिनियन ज़रूर देते हैं ताकि जो हमारा बायर है, जो हम आप कस्टमर को लेकर आए हैं, वो कस्टमर को मतलब बिना वैल्यू का प्राइस चीटेड महसूस ना हो। जी, बाद में आप ऐसा फील नहीं करें कि आपके साथ चीटिंग हुई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपकी प्लेसमेंट हीरो मोटर कॉर्प में हुई थी, तो इसकी क्या अहम भूमिका रही आपकी स्टोरी में, हम जानना चाहेंगे। मैम जैसे कि हम बताते हैं कि जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपके थ्रू आउट आपके जर्नी में। तो हीरो में मैं आफ्टर सर्विस में था और मैन्युफैक्चरिंग के साइड में था, तो उसमें क्या होता है कि आप जानते हो कि कोई पार्ट कैसे काम करता है। इंजीनियरिंग में हमने अपनी एक पढ़ाई की, लेकिन जब आप एक्चुअल फैक्ट्री में जाके देखते हो कि कैसे इंजन का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे पुरानी गाड़ी कहाँ क्या वेयर आउट हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको आज हम बताया कि आज हम कस्टमर्स को क्वालिटी इंश्योर करते हैं, तो मैं अपनी टीम को वैसे ही गाइड कर पाता हूँ कि कैसे हम एक इंजन की क्वालिटी को या एक पेंट की क्वालिटी को देख सकते हैं और हम कैसे इंश्योर करें कि वो ओरिजिनल है, सारी चीज़ें। तो ये काफ़ी मदद करता है वो ईयर्स हमारे को इस काम में आगे बढ़ने। कार देखो में आप ईस्टर्न इंडिया के जनरल मैनेजर भी रह चुके थे, तो वहाँ पे यूज्ड कार्स की ट्रांसपेरेंसी को लेकर ऐसे क्या इश्यूज को आपने आइडेंटिफाई किया जिसको आपने मोटर हाट के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सॉल्व किया। कार देखो के बाद, हीरो के बाद मैंने एक्सेलराइज से जो MBA किया, उसके बाद मैंने कार देखो ज्वाइन किया। तो कार देखो में मैडम एक वहाँ पे मैं न्यू कार्स के देखता था, न्यू कार्स डिवीजन को, तो साथ साथ जब न्यू कार्स आप देखते हो तो यूज्ड कार का भी एक विंग रहता है। तो वहाँ पे मैं वही जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट का एक इशू था कि ट्रस्ट में लोगों को गाड़ी का ट्रांजैक्शन को लेकर ट्रस्ट का काफ़ी ज़्यादा, प्राइसिंग के काफ़ी इश्यूज होते थे, क्वालिटी ऑफ कार का काफ़ी इशू होता था और अवेलेबिलिटी का। ये 3-4 मेजर इश्यूज थे जिसको हमें लगा कि एक मेजर गैप है मार्केट में जो हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं और हमने उसे सॉल्व करने की कोशिश की। बेस्ट कार्स प्रोवाइड करने के पैरामीटर को कैसे तय रखते हैं या मेंटेन रख पाते हैं? हमारे पास एक अपना पैरामीटर है, एक 140 पॉइंट्स का एक चेकलिस्ट है जिससे हम किस प्रकार का पूरी गाड़ी का, मतलब जैसे छोटे चीज़ जैसे आपका लाइट काम कर रहा है कि नहीं, मैं आपको मतलब नॉर्मल बता रहा हूँ, गाड़ी में जो बेसिक फंक्शंस आपको दिखते हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं, इंजन का नॉइज़ कैसा है, पेंट कैसा है, सीट की क्वालिटी कैसी है। आप किसी गाड़ी में बैठोगे तो आपको गाड़ी में एक स्मेल दिखेगा, हाँ, ऑब्वियसली जी, तो आपको वो चीज़ है या नहीं। तो हम अपने का अगर वो है और कोई एक ऐसा बायर है, जैसे हम कुछ टैक्सीज के जो बायर्स होते हैं जो टैक्सी चलाते हैं, उनको वो लोग बहुत लोग होता है क्या कि उस तरह की गाड़ियाँ भी प्रेफर करते हैं। तो हमारा काम है मैम कि हम इवैल्यूएट करके अपने स्टार्टअप के थ्रू, मोटर हाट के थ्रू हम ये बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। गाड़ी में अगर स्मेल है तो मैं आपको ये बताऊं कि गाड़ी में स्मेल है, सीट वेयर आउट है, इट्स योर डिसीजन, आपका ये डिसीजन है कि आप वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते। यूज्ड कार्स के ऊपर करीबन 6 से 8 महीने तक आपने रिसर्च किया, तो क्या आउटकम निकला इस रिसर्च का फ्रॉम बायर्स एंड सेलर्स साइड, एंड कैसे आपने इस रिसर्च के आउटकम को अपने मोटर हार्ट्स के प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट किया? मैम जैसे मैंने बोला कि पहले जो यूज्ड कार का आज से 6-7 साल पहले यूज्ड कार एक काइंड ऑफ मैं कहूँ कि टैबू था, तो शायद सही हो। टैबू इन सेंस कि बहुत सारी फैमिलीज यूज्ड कार प्रेफर नहीं करती थी ड्यू टू सोशल प्रेशर होता है मैम कि नई गाड़ी खरीदनी है। अगर मेरा एक सर्टेन बजट है, हो सकता है डिफेक्टिव हो, बहुत तो एक सोशल प्रेशर रहता है, अरे उसने पुरानी गाड़ी खरीद ली है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि वो चीज़ चेंज हो रही है। क्यों? इसका एक दो रीज़न ये भी है
कि पहले जो एवरेज ओनरशिप हुआ करता था वो 7 से 8 साल था, आज वो घट के 3 से 4 साल हो गया है। तो हर 3 साल पे अगर कोई गाड़ी बदल रहा है तो वो गाड़ियाँ किसी के पास जाएंगी। अगर मैं बेचना चाहता हूँ तो कोई खरीदेगा। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो बायर है, जो जिसको सेकेंड हैंड गाड़ी चाहिए, उसको 3 साल पुरानी गाड़ी ऑलमोस्ट नई की तरह, आज के तारीख में अगर ढंग से चलाई गई हो तो ऑलमोस्ट नई की तरह होती है। तो एक वो फैक्टर है कि आपको क्वालिटी ऑफ कार्स बेटर मिलते हैं, उस समय वो चीज़ नहीं था। दूसरा क्या है कि आपको जो ट्रस्ट का फैक्टर है, जैसे कि सही गाड़ी है कि नहीं, अवेलेबिलिटी का जो फैक्टर है, क्योंकि आप बहुत से बहुत डीलर के पास जा सकते हो या अपने फ्रेंड में पूछ सकते हो कि मुझे एक गाड़ी लेनी है। सेम विद सेलर्स, अगर सेलर को भी गाड़ी बेचनी है तो वो कहाँ बेचेगा? अपने किसी सेलर के, किसी या तो कोई नई गाड़ी को एक्सचेंज करना चाह रहा है तो वहाँ पे जाके बेच लेगा, या किसी डीलर को बेचेगा, या किसी जान पहचान वाले को बेच देगा। उसके पास भी बहुत ज़्यादा बायर्स का एक पूल नहीं था। जो हमने उस रिसर्च, जो हमने 6-8 महीने रिसर्च किए 2017 में, वो हमको वहाँ दिखा, और उसके थ्रू हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स क्रिएट किए। जिससे कि फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर हम बात करें, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि किन किन गाड़ियों पे लोन मिल सकता है। तो वो सारी चीज़ें भी हम आज की तारीख में अपने कस्टमर्स को अवगत कराते हैं कि भाई ये गाड़ी है, इस पर आपको लोन भी मिल सकता है और आप मतलब ये गाड़ी खरीद सकते हैं अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो इस तरह से हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए और उसको मोटर हाट में इम्प्लीमेंट। 2017 में आपने मोटर हाट की शुरुआत करी, तो किन किन परेशानियों को आपने सॉल्व किया और कहाँ पे आपने वैल्यू ऐड किया है 2023 तक? हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे कि हम यूज़ कार पे, जैसा मैंने आपको बताया, यूज़ कार पे है। यूज़ कार में आपका जो भी इश्यूज थे, जो हमें उस समय भी मिले और ग्रेजुअली हमें और भी मिला, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम एक प्रोडक्ट के थ्रू हम उस पर काम करने की कोशिश किया। उसके बाद जो न्यू कार्स हैं, पहले हम सिर्फ कार्स में थे, तो पर हमें ये भी दिखा कि कार्स के साथ साथ आप कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर्स पे भी ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम्स हैं जो कस्टमर्स यानी बायर्स और सेलर्स फेस करते हैं। तो हमने उसको, जो सेम मॉडल है उसको कमर्शियल व्हीकल पे भी डिप्लॉय किया। 2023 तक ये सारे मॉडल्स आपने ऐड किए? जी, जो कमर्शियल व्हीकल्स है, टू व्हीलर्स है, सारा का सारा हम वैल्यूएशन का टूल, हमने एक बहुत अच्छा टूल बनाया। किस प्रकार का वैल्यूएशन का टूल आपने बनाया? जैसे मैम, आप जैसे रैंडमली अगर आप करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने एक फ्रेंड से गाड़ी खरीदना चाहती हैं जी। 2019 की मारुति का एक स्विफ्ट है, तो आपको वो एक फ्रेंड या एक कोई भी एक पर्सन है, वो आपको एक प्राइस कोट करेंगे, तो आपको कैसे अगर आप शोरूम जाती हैं तो आपको पता होता है कि भाई ये जो प्राइस है ये एक फिक्स प्राइस है, भाई 7,90,000 आपको देना है। लेकिन यूज्ड कार में आपको कभी भी पता नहीं होता कि एग्जैक्टली इसका क्या प्राइस होगा, वो बहुत सब्जेक्टिव है। तो उस सब्जेक्टिव को हम ऑब्जेक्टिव बनाने का हमने जिस हद तक कोशिश किया है कि डायनामिक फैक्टर्स हैं कि मार्केट में भी कितना डिमांड है उस गाड़ी का, और क्या कलर है गाड़ी का, ये सारी चीज़ें भी हमने, बाकी जो मेजर फैक्टर्स हैं कि किस साल की गाड़ी है, क्या गाड़ी है, मॉडल क्या है, वेरिएंट क्या है, क्या कंडीशन, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हमने और भी कुछ डायनामिक फैक्टर्स भी ऐड किया ताकि आप एज अ कस्टमर या एज अ बायर, आपको पता, मान लीजिए आप गाड़ी सेम भी बेचना चाहते हैं तो आपको प्राइस का, एग्जैक्ट प्राइस का आपको वैल्यूएशन, कितना वैल्यू मिलना चाहिए आपको पता। किस तरीके से आपका ये पूरा सिस्टम रन करता है, कैसे ऑपरेट या हैंडल करते हैं? हमारे पास मैम टीम है एक, तो ऑटो पोर्टल है जिसमें कि लोग आते हैं मोटर हाट पे। हमारी टीम, मान लीजिए अगर 100 लोग आते हैं, मैं आपको एक परसेंटेज का एंगल बताता हूँ, तो कुछ उसमें से कुछ % लोग होते हैं जो कि लीड्स फॉर्म भरते हैं कि भाई मुझे इंटरेस्ट है गाड़ी खरीदने में, गाड़ी बेचने में। हमारे पास एक टीम है जो उनको कॉल करती है और उनसे उनका रिक्वायरमेंट पूछती है, और हमारे पास जिस हिसाब से अगर हमें लगता है कि वो एक प्रोस्पेक्टिव बायर या सेलर हमारे लिए कस्टमर हो सकते हैं, तो हमारे पास फिर फील्ड में सेल्स के टीम के लोग हैं। अगर उनको सिर्फ फाइनेंस करवाना तो हम फाइनेंस के पास उनकी इंक्वायरीज भेज देते हैं। अगर उनको ट्रांजैक्शन करना है तो हम उनको अपने, मतलब जो हमारे पास उस पर्टिकुलर सिटी में, उस पर्टिकुलर जोग्राफी में हमारे पास जो भी मैन पावर होता है, एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं, वो एग्जीक्यूटिव उनके पास जाते हैं और काम करते हैं। झारखंड में स्टार्टअप क्रिएट करने के बाद आप इसको पैन इंडिया लेवल पे लेके गए, तो ये आप कैसे कर पाए, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हमने शुरू किया था मैम झारखंड से, 2017 में से शुरू किया था, लेकिन मतलब ऑपरेशनल हम 2017 के एंड में हुए। तो ये जोग्राफी मेरा देखा हुआ जोग्राफी है, मतलब मैं बेसिकली रांची जमशेदपुर से ही हूँ, और ये एरिया का, यहाँ के जो लोगों की साइकोलॉजी है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने पहले से मैंने रिसर्च किया हुआ, मैं जानता हूँ क्योंकि हम यहीं के पले बड़े हैं। तो इसीलिए पहले हमारा यही कोशिश था कि इस पर्टिकुलर जोग्राफी में जो हमारा अपना देखा हुआ अप्रोचेबल है, उसमें हम अब कैसे करके अपना जो सिस्टम है,
अपना जो मॉडल है, अपना पूरा बिजनेस है, उसको हम एक इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में उसको कैसे बढ़ा के प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, और फिर उसी को हम धीरे धीरे करके रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में। 2018 में स्टार्टअप झारखंड के माध्यम से एक मुहिम चली थी जिसमें स्टार्टअप्स को सीड फंड देना, इनोवेशन लैब देना, ये सब किया जा रहा था। तो उसका क्या प्रोसेस था और उससे आपको कैसे लाभ मिला, कैसे आपको हेल्प मिली? 2017 में जैसे हमने शुरू किया, 2018 में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का एक स्कीम आया था स्टार्टअप झारखंड के उससे, तो जो कि स्टार्टअप इंडिया से ड्रिवन था। तो उसमें करीब 350 के आसपास स्टार्टअप्स ने अप्लाई किया था, और उसमें से उन्होंने 19 स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया। तो उसमें उन्होंने हमें सीड फंड के लिए कमिटमेंट था, तो उसमें हमें सीड फंड मिले, कुछ ट्रेंचेस में मिला था, मतलब कुछ पार्ट्स में मिलने थे। तो उस पार्ट में हमें एक पार्ट मिला, प्लस ऑफिस स्पेस मिला। कांके रोड में एक जो एक्साइज बिल्डिंग थी, वहाँ पे एक ऑफिस को वर्किंग स्पेस मिला वहाँ पे। तो इस तरीके से हमें फ़ायदा हुआ वहाँ पे आने का। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं स्टार्टअप्स को लेकर, उनमें से कुछ स्कीम्स हम आपसे जानना चाहेंगे, और अगर उनमें से किसी स्कीम का आपको लाभ मिला हो। ये जो स्टार्टअप झारखंड था मैम, उसमें बेसिकली जो सीड फंड्स मिलने थे वो मिला हमें सरकार के थ्रू। को वर्किंग स्पेस मिला, जो एक कॉस्ट है, वो भी एक कॉस्ट है, उसमें फ़ायदा हुआ। बाकी हमने ऐसा कोई फंड के लिए सरकार के पास कभी अप्लाई नहीं किया, इन सेंस कि सरकार के ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है, जैसे MSME लोन मिलता है। अगर आप स्टार्टअप है, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है या कुछ भी करना है, मतलब नॉट ओनली गाड़ी, आपको ऑफिस के लिए चेयर टेबल्स खरीदने हैं, तो उसके लिए भी लोन्स मिलते हैं। बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें फ़ायदा होता है। इनकम टैक्स बेनिफिट हमने उठाया है फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। जो भी फ़ायदा होता, जो भी आपका इनकम टैक्स है, और आप अगर स्टेट स्टार्टअप अगर सिलेक्टेड स्टार्टअप हैं, तो आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है बहुत ज़्यादा। GST का जो कंपोनेंट है उसमें आपको रिबेट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें में बहुत सारे स्टार्टअप जिनको लैब की ज़रूरत पड़ती है, इंडिया और झारखंड का वो है, मतलब लैब्स वगैरह भी देने का प्रावधान। किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके स्टार्टअप को रन करने का रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या है? इनिशियली अगर हम बात करें तो हमारा सेविंग था, हमने अपने सेविंग से ही स्टार्टअप शुरू किया। पर एक जो हम ऑपरेशनल रेवेन्यू जनरेशन मॉडल जी, तो शुरू आप ऐसे ही करते हैं, मतलब आपके पास एक आइडिया है, आपके पास एक सेविंग है, और आपके दिमाग में एक आइडिया है, और आपको कोई फंड करे, थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। तो आपको एक स्टेज तक खुद चलाना होगा, फिर आपको कोई फंड देगा। तो लेकिन हमारा डे 1 से जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है वो ये रहा है कि हम फंड्स की तरफ नहीं देखें, बिकॉज जो हम आज की तारीख में करते हैं, मतलब हमने जो सेविंग से स्टार्ट किया, रेवेन्यू जनरेट किया, प्रॉफिट अर्न किया, किस प्रकार, मतलब बायर्स और सेलर्स को आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं पैन इंडिया लेवल पे, तो किस प्रकार से बायर्स और सेलर्स को ये प्रावधान देते हुए कि डीलर मार्जिन या मिडल मैन का जो कॉस्ट है उसको एलिमिनेट कराते हुए आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें आपका रेवेन्यू किस प्रकार से जनरेट हो पा रहा है, बायर साइड भी और सेलर साइड भी? हमारा और क्या क्या वो प्रावधान है जिसमें कोई एक बायर या सेलर मतलब अलग हो जाता है, उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको कुछ भी? हमारा जो बेसिकली मॉडल है मैम, जैसे मैंने आपको, हम डीलर एलिमिनेट कर देते हैं, तो हम दोनों को एक ऑप्टिमम कॉस्ट पे काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था 3 लाख 4 लाख को हम दोनों को 2.5 लाख पे, मतलब अगर हम दोनों को एक प्राइस पे वो करके आते हैं, तो उसमें हम एक सर्टन जो कमीशन ब्रोकरेज जिसको हम कहते हैं, वो ब्रोकरेज हम जो गाड़ी हमारा सेल कर रहा है उससे हम चार्ज करते हैं। केसेस में जैसे हम फाइनेंस कराना चाहते हैं, जैसे बायर को आप फाइनेंस करा रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, EMI है, तो वो सारे चीज़ पे हम फिर बायर से भी ब्रोकरेज, जो बेसिकली हमें कंपनी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स वगैरह, वो हमें प्रोवाइड करती है वो ब्रोकरेज हमारा, तो उस हिसाब से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगर मान लीजिए कि बायर को आप फाइनेंस करा रहे हैं, लोन्स दिला रहे हैं, इंश्योरेंस दिला रहे हैं, तो उस केस में आप सेलर से चार्ज नहीं करते, सेलर एलिमिनेटेड रहता है एनी काइंड ऑफ ब्रोकरेज से, उस केस में बायर हमारे साथ ब्रोकरेज चार्ज बेयर करता है। और जनरल कंडीशंस में दोनों बेयर करते हैं या सिर्फ सेलर बेयर करता है? अगर हमारे पास और भी कोई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है तो हम सेलर से बेयर करते हैं। ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करना क्यों जरूरी है, हम जानना चाहेंगे किसी भी स्टार्टअप के लिए? मैं पहले अपना बता के फिर बताता हूँ कि बेसिकली मैम, हम जैसे हमारा क्या है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी पे हमने डे 1 से फोकस किया, क्योंकि एक आप अपने सेविंग लगाते हो, उसके बाद अगर उसी सेविंग से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, और उस रेवेन्यू को में इसको आप कंपनीज में वापस लगाते हो और फिर ग्रो करते हैं।
अगर आप फंड्स बाहर से लेके आओगे तो क्या होता है कि हैपहैज़र्ड ग्रोथ होता है। हैपहैज़र्ड ग्रोथ जी, मतलब कि बिल्कुल। आप कुछ भी करने लगेंगे और तो उस बहुत सारे स्टार्टअप्स का फेल होने का रीज़न ये भी है कि आप अपना जब तक बिजनेस मॉडल बिना स्टैब्लिश किए हुए, आपको चूंकि आपके पास फंड है, आप ग्रो कर सकते हो, तो आप क्या करते हो कि हर ज्योग्राफी में ग्रो करने लगते हो, हर प्रोडक्ट लॉन्च करने लगते हो। तो वो बहुत मतलब ग्रोथ इज़ वेरी ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। आपको प्रॉफिटेबल रहते रहते ग्रो करना चाहिए। कैश पॉजिटिव बिजनेस मॉडल क्या है और आपने इसको कैसे स्टैब्लिश किया है अपने स्टार्टअप में, लिंक्ड टू जो मैंने प्रीवियसली आपसे जी 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 पूछा कि मैम, प्रॉफिटेबिलिटी कैश स्टैब्लिश तो करने वही के जैसे मैंने लिए आपको कैश बताया पॉजिटिव बिजनेस कि मॉडल। प्रॉफिटेबिलिटी पे हमेशा, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब है कि जितना आप कमा रहे हो उससे कम खर्च होना चाहिए। अगर आप 1 रुपया कमा रहे हो तो एटलीस्ट 90 पैसे ही खर्च होने चाहिए। 2 रुपया खर्च करके 1 रुपया कमाने का कोई सेंस अपने नहीं बनता। बिजनेस मॉडल में कैसे आप इसको हम establish हमेशा कर जैसे पाए? मैंने आपको बताया कि हम लोग ग्रोथ पे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करते हैं, उसके साथ साथ ग्रोथ पे भी फोकस करते हैं। हम वी डोंट एक्सपेक्ट ग्रोथ एट द कॉस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। हम ग्रोथ भी चाहते हैं, मतलब कहने का है कि अगर हम एक अभी जो हमारे पास बिजनेस है, इससे हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम वो प्रॉफिट वापस उस बिजनेस में डालते हैं ताकि हम और ग्रो कर सकें। हम बाहर से फंड नहीं लेके आते, या हम कोई जितना हम पैसा लेकर आ रहे हैं उसी में से हम उसमें प्रॉफिट कमा के ग्रो करना चाहते हैं। कोई भी युवक या युवती किसी भी आइडिया को लेकर, किसी भी जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टार्टअप के माध्यम से कुछ समाधान निकालना चाहता है, तो उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे? कम शब्दों में हम आपसे जानना चाहेंगे। मैम मेरा इसमें मैं कहूँ तो 3 पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट ये है कि आप स्टार्टअप क्यों शुरू करना चाहते हो। आज की तारीख में बहुत लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज कि बहुत लोग कर रहे हैं इसीलिए आप करें, ये हमेशा अप्रोप्रिएट नहीं होता। आपके पास एक जेन्युइन कोई एक प्रोडक्ट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये कि आपके पास एक जेन्युइन प्रोडक्ट होना चाहिए। उस प्रोडक्ट को लेके आप, हो सकता है कि प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि आप इनोवेटिव कोई प्रोडक्ट है, अगर कोई चीज़ 10 दिन में हो रही है वो आप 5 दिन में कर दे रहे हो, वो भी एक प्रोडक्ट है। अगर कोई चीज़ 10 रुपये में हो रही है वो 5 में करके दे रहे हो, तो वो भी एक प्रोडक्ट है। तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और फाइनल पॉइंट ये है कि आप जब स्टार्टअप शुरू करते हो तो आपको फॉर नेक्स्ट से 3-4 ईयर्स अपने लिए कुछ भी नहीं होता। आप पैसा कमाते हो, बिजनेस में डालते हो, आपके पर्सनल एक्सपेंस के लिए आपके पास कुछ भी नहीं होता। तो आपको वो चीज़ कैसे, आपका इकोसिस्टम कैसा है कि आप उसको आप कैसे उसको टेक केयर देखते करते हो, हुए काम हाँ, करना ज़्यादा क्या सही ज़रूरी। होता और है। फाइनल पॉइंट ये है कि आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप यू कैन मेक अ चेंज एंड यू कैन ऐड वैल्यू टू एनीथिंग, सिद्धांत जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।